साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो सीनियर सिटीज़न है और आप उनका बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं कैश डिपॉज़िट या फिर कैश विथड्रॉवल के लिए, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आपको भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स के जो नए रूल आए हैं 2026 में, उनके तहत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सीनियर सिटीज़न के सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में कितना कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं और कितना कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा कैश डिपॉज़िट या फिर विथड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होगा, और इनसे बचने के स्मार्ट टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कब-कब नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कैश डिपॉज़िट या फिर कैश विथड्रॉवल के रिलेटेड। 1 साल में क्या लिमिट है, 1 दिन की क्या लिमिट है, सारी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे, स्मार्ट टिप्स भी आपको कुछ दूँगा, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। भले ही आपने उस लिमिट से ज़्यादा कैश डिपॉज़िट कर भी दिया ना, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपने लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर दी है, तो क्या आपको हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे। देखिए, कैश डिपॉज़िट और कैश विथड्रॉवल के नए रूल्स आए हैं। इनकम टैक्स एक्ट नया आया है 2025 में, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर एक व्यक्ति जो सीनियर सिटीज़न है, यानी कि उसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, तो उसके अकाउंट में 1 साल के अंदर कितना कैश डिपॉज़िट आप करवा सकते हैं। तो देखिए, आपका पैसा है, आपका सेविंग अकाउंट है, आपने कमाया है, तो आप उसके अंदर कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं। इसकी ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक बैंक के अंदर, आपका जैसे कि एसबीआई में बैंक अकाउंट है, आप एसबीआई के अंदर एक टैक्स ईयर, पहले इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते थे, 2026-27 से इसको टैक्स ईयर बोलेंगे। तो एक टैक्स ईयर के अंदर अगर आप अपने एक बैंक अकाउंट में टोटल 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा कैश जमा करवा देते हैं, तो बैंक की ज़िम्मेदारी बनती है। इनकम टैक्स के जो नए रूल आए ना, उसके अंदर बैंक को डायरेक्शन दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा करवाता है, तो उसकी जानकारी आपको एसएफटी फॉर्म भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। मतलब आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉज़िट किया, तो आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। आपने एसबीआई में 10 लाख से ज़्यादा जमा करे, तो एसबीआई आपकी जानकारी देगा। आपने पीएनबी के अंदर जमा करे, तो पीएनबी आपकी अलग जानकारी देगा। इसमें आपने 10 कर दिए, इसमें अलग 10 कर दिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दोनों बैंक से 10-10 लाख रुपए की जानकारी आएगी। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से कम जमा करते हैं, तो कोई भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो जानकारी रिपोर्ट नहीं करेगा। तो अलग-अलग बैंक की लिमिट होती है। आप 10 लाख रुपए एक बैंक में जमा करवा सकते हो। 3 बैंक के अंदर आपने 9-9 लाख रुपए जमा करा दिए, तीनों बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो हो गई कैश डिपॉज़िट की जानकारी। जो आपका बैंक है ना, वो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। कैसे रिपोर्ट करेगा? आपके पैन कार्ड के साथ में। आपका जो पैन नंबर होता है ना, उसके साथ में सारी चीज़ें ट्रैक होती है। तो आपका पैन नंबर ट्रैक करके वहाँ पर भेज दिया जाएगा, और एक ही पैन में अलग-अलग बैंक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में सारी जानकारी मिल जाती है, जो कि आप खुद से भी अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके एआईएस के अंदर चेक कर सकते हो कि कौन से बैंक ने ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट करी है। एआईएस के अंदर ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप, अब जो नया रूल आया ना, उसमें एक नया पॉइंट ऐड किया गया है। अगर आपने पैन कार्ड ही जमा नहीं करवा रखा अपने बैंक अकाउंट के अंदर, या फिर आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं, तो उस कंडीशन में बैंक जो है ना, वो आपकी जानकारी आधार कार्ड के साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। और केवल इतना ही नहीं, अगर आपने 5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कर दिए ना, आधार कार्ड के केस में 5 लाख रुपए की लिमिट है। पैन कार्ड है नहीं आपके पास, या फिर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते टाइम पे वो पैन कार्ड दिया नहीं है, तो आपकी जानकारी 5 लाख रुपए तक ही होते ही, जैसे ही आपने कैश डिपॉज़िट पूरे साल भर के अंदर 5 लाख से ज़्यादा किया, वो बैंक आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा, वो भी आपके आधार कार्ड के साथ में। तो आपको आधार कार्ड के बेसिस पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। ये तो हो गई कैश डिपॉज़िट की बात सेविंग अकाउंट में। कैश विथड्रॉवल की बात करें, सेम वापस से वही रूल आता है। आपका पैसा है, कितना भी आप निकालो, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें नोटिस का कोई रूल नहीं है कैश विथड्रॉवल में। कैश डिपॉज़िट में भी नोटिस नहीं आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी मिल गई। आगे क्या हो सकता है, उसकी बात अभी अपन करेंगे। कैश विथड्रॉवल में देखिए, यहाँ पर अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए पूरे साल भर में कैश निकालते हैं, तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 करोड़ से ऊपर आप कैश निकालेंगे ना, तो आपके पैसे पे 2% का टीडीएस काटा जाएगा। 2% आपका टैक्स काटा जाएगा, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाएगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी भी मिल जाएगी कि इस व्यक्ति ने 1 करोड़ से ज़्यादा अपने कैश विथड्रॉ करा है अपने ही बैंक अकाउंट से। आपका पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है,
कहाँ से आया वो पैसा उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास 2 करोड़ आए, कहीं से आपने प्रॉपर्टी बेची, चाहे 3 करोड़ आए, चाहे 4 करोड़ आए, उसका प्रूफ होना चाहिए, वो चीज़ अलग है, उसकी अपन बात नहीं कर रहे। अपन केवल बात कर रहे हैं कैश निकालने की। आप बैंक में गए, कैश निकाल के आए, उस टाइम पे आपको जो है वो 2% का टीडीएस लगेगा अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आप निकालते हैं। 1 करोड़ के अंदर आप निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता है, इन फ्यूचर अगर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेरी कर सकता है कि आपने ये जो कैश निकाला था ये आपने कहाँ यूज़ करा, इसकी जानकारी दो। क्योंकि कैश में ट्रांज़ैक्शन करना वैसे काफ़ी जगह पे मना है। तो अगर आप 1 करोड़ कैश निकाल के अपने घर पे रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ निकाल के अपने घर पे रखना चाहें, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसा आपका है, बैंक से आपने निकाला है ना, अगर आपके पास बैंक में कहाँ से आया उसका प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, प्रॉपर्टी बेच के घर पे ही कैश रख लिया, वो गलत होता है क्योंकि प्रॉपर्टी कैश में बेचना अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स और पेनल्टी लगती है और सरचार्ज लगता है। टोटल मिला के 84% तक का टैक्स आपके ऊपर लग सकता है। अगर आपने 1 करोड़ की जो ट्रांज़ैक्शन है वो कैश में करी ना, तो 84 लाख रुपए तक का टैक्स आपके ऊपर लग सकता है। तो कैश में तो वैसे ही अलाउड नहीं होता है। बैंक से कैश निकाल के आप अपने पास रख सकते हो, वो रूल में नहीं है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। वो पैसा 1 नंबर का होना चाहिए, उस पे आपने टैक्स पे कर रखा होना चाहिए, उसके बाद में उस पैसे का आप कुछ भी करो। तो ये हो गई कैश डिपॉज़िट और कैश विथड्रॉवल की बात, यानी कि कैश डिपॉज़िट के टाइम पे 10 लाख की लिमिट है, कैश विथड्रॉवल में 1 करोड़ की लिमिट है, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी मिलेगी उसके बाद में क्या हो सकता है उसकी बात भी अपन लास्ट में करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के लिमिट की, यानी कि अगर आपके पास में कोई करंट अकाउंट है तो उसमें आप 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर देंगे ना 1 साल में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक जानकारी दे देगा। सेम यहाँ पर 50 लाख की विड्रॉवल की भी लिमिट है अलग से, 50 लाख डिपॉजिट की, 50 लाख विड्रॉवल की। अगर आप अपने ही करंट अकाउंट से 50 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो वो जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी आपके बैंक की तरफ से। और यहाँ पे भी वो 1 करोड़ वाला टीडीएस का रूल है। अगर आप अपना ही पैसा अपने ही बैंक से निकालते हो 1 करोड़ से ज़्यादा, तो उस पे 2% का टीडीएस कटेगा। पहले यहाँ पर एक और लिमिट हुआ करती थी 20 लाख रुपए की, जो कि अब हटा दी गई है। उसमें भी पहले टीडीएस कटता था, लेकिन अब आप 1 करोड़ रुपए तक अपने ही बैंक अकाउंट से कैश निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी चली जाएगी अगर आप अपने करंट अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं 50 लाख से ज़्यादा। अब बात करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी मिल गई, अब क्या होगा आगे? अब देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन कार्ड के साथ में जानकारी मिलती है कि भाई ये वाला पैन कार्ड है XYZ करके, इस व्यक्ति ने जो है पैसा लिमिट से ज़्यादा जमा करा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको तैयार रहना है रिप्लाई के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेज के आपसे अपने सारे बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है। आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है ना, आपके पास थे 5 बैंक अकाउंट, एक बैंक में आपने क्या किया था, लिमिट क्रॉस कर दी थी 10 लाख की, लेकिन बाकी 5 में से आप जो 4 बैंक है ना, उसमें आप काफ़ी सारा पैसा इधर-उधर घुमाते हैं। काफ़ी जगह से पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट में, काफ़ी जगह जाता है, इधर से आता है, उधर से आता है, बहुत जगह से पैसा आता है ना, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको आपकी इनकम मान लेता है। फिर आपका काम बन जाता है कि इनको प्रूफ करना कि ये आपकी इनकम नहीं है। एक बार तो आप इस सरदर्द में फँस जाओगे, इससे अच्छा है कि 10 लाख की लिमिट से बच के रहो। इसीलिए बोला जाता है कि इस लिमिट को ध्यान में रखो। वैसे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा जमा होने पे नोटिस नहीं भेजेगा। लेकिन एक बार एक अकाउंट पकड़ में आ गया ना, उसके चलते आपके जितने भी बैंक अकाउंट है ना, सबको पकड़ा जाएगा और सबके अंदर जो पैसा कैश में डिपॉज़िट हुआ है, वो तो ठीक है। उसके अलावा बैंक से कहीं और से भी ट्रांसफ़र होके आया ना वो पैसा, उसको भी आपकी इनकम मान लिया जाएगा। इनकम मानने के बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा, आप उसको ठीक से एक्सप्लेन कर पाते हो तब तो ठीक है। नहीं कर पाते हो ना, तो उस पे फिर आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान ली जाती है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम जो मानी जाती है ना, उसको अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट बोला जाता है और जिसके ऊपर 84% तक का टैक्स लगने का प्रावधान है इनकम टैक्स के नए एक्ट के अंदर। 60% तो उस पे फ्लैट टैक्स लगता है, उसके ऊपर 25% का उस पे सरचार्ज लगता है, 4% का उस पे सेस लगता है, 10% की पेनल्टी लगती है। सब मिला के आप देखेंगे ना, 84% तक का उस पे टैक्स लग जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स की। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रूफ रखने हैं। जो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हैं ना, उसका आपको प्रूफ रखना पड़ेगा कि मैं ये पैसा बैंक में जमा करवा रहा हूँ, तो कहाँ से आया वो पैसा। अगर आपका कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस में आप साल भर में 40 लाख रुपए की सेल करते हैं। अब वो सेल आप कैश में करते हैं पूरी की पूरी, तो आपके पास 40 लाख रुपए कैश आ रहा होगा। उसमें से आप माल खरीदने के लिए जो पैसा यूज़ करते हैं, कई बार हो सकता है आप डायरेक्ट उस कैश को यूज़ कर लें, कई बार हो सकता है आप उसको बैंक में जमा करा के बैंक से पेमेंट करते हो, तो ये 40 लाख रुपए वैलिड है। सेल करी आपने 40 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रॉफिट आपका भले ही 3 लाख रुपए हुआ हो पूरे बिज़नेस में, लेकिन आपने सेल 40 लाख की करी, तो आप 40 लाख रुपए जमा करा सकते हो अपने बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है।
वो 40 लाख आप जमा कराओगे तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये मेरी बिज़नेस की इनकम है, तब कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख रुपए प्रॉफ़िट हुआ, हाँ, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 40 लाख पे आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, 3 लाख हुआ तो 3 लाख हुआ, साल भर का प्रॉफ़िट, यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं है। आप जमा करवा सकते हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, देखिए सैलरी सैलरी जो है कैश में देना अलाउड नहीं है। अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं, कोई भी कंपनी सैलरी देती है, वो बैंक से देना अलाउड होता है। अगर वो कंपनी सैलरी कैश में दे रही है, तो आप उस पैसे को कैश में ही खर्च करिए, उसको बैंक में जमा ना कराओ। यहाँ पर आप बच सकते हो। रेंट का पैसा भी आपको बैंक में मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, आप उसको बैंक में ना जमा कराओ, या तो बैंक में लीजिए, उसका आप आईटीआर फाइल करिए। आईटीआर आपको जो है वो टाइम से फाइल करनी है। आईटीआर टाइम से फाइल करेंगे तो क्या होगा, आप अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करेंगे कि मेरी इनकम यहाँ से हुई है। कैश में भी हुई है तो आप उसको बैंक में जमा करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिज़नेस की जैसे बताया मैंने आपको, कर सकते हो। सैलरी, रेंट या बिज़नेस इनकम, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, सबसे ज़्यादा घपला कहाँ पे होता है, काफ़ी लोग फँसते कहाँ पे हैं? प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन में, गिफ्ट की ट्रांज़ैक्शन में, एग्रीकल्चर इनकम की ट्रांज़ैक्शन में। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर की इनकम है, वो पैसा है। भले ही वो एग्रीकल्चर इनकम हो, नहीं हो, वो झूठ बोल के एग्रीकल्चर इनकम बताने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे फँसते हैं एक तो। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, कैश में गिफ्ट अलाउड नहीं होता है, 20,000 रुपए तक का ही अलाउड होता है। 20,000 से ज़्यादा का आप कैश में डील ही नहीं कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं मेरे फादर से मेरे को 5 लाख रुपए कैश में गिफ्ट मिल गया। अरे ये अलाउड नहीं होता है, आपको अपने फादर से गिफ्ट लेना है, बैंक से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मिल गया, अब क्या कर सकते हैं, उसको आपको और कहीं पे सेटल करना पड़ेगा। गिफ्ट दिखा के आप उसको जमा ना करिए। प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन, इंडिया के अंदर अगर आप रहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी की आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं ना, वो आप कैश में नहीं कर सकते। मात्र आप उसमें 20,000 रुपए का अमाउंट कैश में कर सकते हो, जिसको कि आप टोकन मनी के रूप में यूज़ कर सकते हो। टोकन मनी जो दिया जाता है ना, वो 20,000 रुपए तक का अलाउड होता है केवल। आपकी डील हो रही है 5 लाख की, 6 लाख की, 1 करोड़ की, लोग करोड़ों की डील प्रॉपर्टी में करते हैं। फिर उस कैश को बोलते हैं सर बैंक में ले जाके इसकी एफडी करा दूँ क्या? अगर आप बैंक में वो पैसा ले जाके एफडी कराने जाएँगे तो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे कि आपने, कल मेरे पास एक वीडियो में कमेंट आया था, सर 30 लाख रुपए पड़े हैं, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में जाके कैश में जमा कर सकता हूँ क्या पोस्ट ऑफिस में? अगर आप वो 30 लाख रुपए कैश में ले जाएँगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, ये 30 लाख रुपए कहाँ से आए? अब वो आपका पैसा था, आपने बैंक से निकाल के रखा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी की सेल बता दी, तो यहाँ पर फिर वही बात हो गई, प्रॉपर्टी की सेल, प्रॉपर्टी का जो पैसा है वो अलाउड नहीं है कैश में। फिर 84% तक का टैक्स उस पे लग जाएगा। तो इनसे बच के रहें, ये 3 ट्रांज़ैक्शन कैश में अलाउड नहीं होती है। प्रॉपर्टी की, गिफ्ट का अमाउंट बड़ा, एग्रीकल्चर का अलाउड है, एग्रीकल्चर की इनकम हुई है, ठीक है, उसको कैश में आप जमा करवाना चाहें करवा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रूफ सही होना चाहिए, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड है नहीं, आप एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, फिर बाद में फँस जाएँगे कहीं न कहीं, अगर स्क्रूटनी में आ गया आपका नंबर तो। इन सब से बच के रहना है। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको कैश की ट्रांज़ैक्शन करनी है और कितना आप कैश डिपॉज़िट और कितना कैश विथड्रॉ आप अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। चैनल पे नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।